Good morning, students. Welcome all. I am Mrs. Sarla. I am teaching you the third paper of B.Ed first year Psychological Perspective of Education. And I taught in the previous lecture the meaning and definition of intelligence and characteristics of intelligence. And now, today I will discuss about the types of intelligence and factors affecting intelligence. बुद्धि के स्वरूप को लेकर मनोवैज्ञानिकों में बहुत मतभेद रहा है। सबने इसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, इसलिए बुद्धि को कुछ अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। E.L. थॉर्नडाइक ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक वैसे तो अधिगम सिद्धांतों से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी इन्होंने लर्निंग के कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट लॉज भी दिए। उन्होंने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, डेट इज़ यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि, एंड सामाजिक बुद्धि मीन्स सोशल इंटेलिजेंस। तो एट फर्स्ट देख लेते हैं कि मैकेनिकल इंटेलिजेंस क्या है। यांत्रिक बुद्धि से मैकेनिकल इंटेलिजेंस गामक बुद्धि या मोटर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इंटेलिजेंस। यह बुद्धि का वह प्रकार है जिसमें पदार्थों या वस्तुओं को जो हम देख सकते हैं उनके साथ हम किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं। इसे इसीलिए गामक बुद्धि और स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, यानी कि जिन्हें हम डायरेक्टली तो देख सकते हैं बट उनके साथ क्या, कितना या कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, यह इस बुद्धि के द्वारा होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एक्चुअल सिचुएशंस एंड रिएक्ट स्किलफुली। मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी जिससे व्यक्ति कुछ भी सामने प्रत्यक्ष, ठोस या गोचर होता है वह उसको समझ पाता है, उसका अर्थ निकाल पाता है, फिर उससे एडजस्टमेंट या सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है और उस प्रत्यक्ष को अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार ही चेंज भी कर सकता है और चेंज करके उसे अपने लिए यूजफुल या उपयोगी बना सकता है। When an individual has the traits of manual manipulations or performs completely, means जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे बचपन से ही यंत्रों में रुचि लेते हैं। मैकेनिकल वर्क उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जुड़ी रहती है, गामक मोटर एक्टिविटी होती है। ऐसे पर्सन्स कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मोस्टली उन्होंने घर में बच्चों को देखा होगा, कुछ तोड़फोड़ करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, कुछ अपना कुछ खिलौना तोड़ देते हैं, फिर उसको लेकर बैठ जाते हैं जोड़ने के लिए। या बच्चे अपने फादर्स को देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हैं और देखते तो हैं और उसके साथ ही खुद भी रिंच या पेचकस ये सब चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं और यह देखकर पेरेंट्स भी हंसकर बच्चों से बोल देते हैं कि बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वे अपने बच्चे की उस क्षमता या योग्यता को पहचानते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनको समझते हैं और जब समझ लेते हैं तो उसी तरह से अपने बच्चे को गाइड भी करते हैं कि वो आगे बढ़े। मोस्टली छोटे बच्चे क्या करते हैं, घड़ी है, खिलौने हैं, छोटी छोटी चीज़ें उठाते हैं, फिर उनके साथ छेड़खानी करते हैं, फिर उनको खुद ही बनाते हैं। ये सब इन कामों में जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके अंदर यह बुद्धि पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है जिन बच्चों में, वे बच्चे ड्राइविंग है और यूजिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, doing magics, dancing, sports, etc. Persons who has this type of intelligence can be an engineer,
सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मेसन बन सकते हैं, कुशल कारीगर बनते हैं। मीन्स स्किल्स और जो फिजिकल वर्क अच्छे से करते हैं, इस टाइप की बुद्धि उनमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के विषय में हमने कल भी डेफिनेशंस में बहुत चर्चा की थी। अमूर्त अर्थात जिसे देखा ना जा सके, अमूर्त विषयों जो हमारे सामने नहीं है, केवल उस विषय में चिंतन करना ही अमूर्त बुद्धि है। यह बुद्धि सबसे अधिक काम आती है नॉलेज गेन करने में, ज्ञानोपार्जन में, क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान जो है वो दिखता नहीं है, वो उसके व्यवहार से परिलक्षित होता है। नॉलेज गेन करने में हमारी रुचि को दर्शाती है यह बुद्धि। जैसे सिंबल्स हैं, साइंस हैं, इन सबको बच्चे बहुत जल्दी संकेतों को समझने में मतलब उनको अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी आता है, और कई बच्चे इन सिंबल्स को समझने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे मैथ्स के सम्स में बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है तो बच्चे उन साइंस या संकेतों को जल्दी समझकर फटाफट सम्स को सॉल्व करके दे देते हैं, क्योंकि इसमें उनकी अमूर्त बुद्धि काम कर रही होती है इसे हल करने में। दर्शन और तर्कशास्त्र के विषयों में भी यह बुद्धि सबसे अधिक कारगर साबित होती है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन पावर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है। जिन ह्यूमन बीइंग में ये बुद्धि सबसे अधिक होती है, द पर्सन्स हु हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वी कैन बी सीन इज द ग्रेट पोएट्स, आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, मैथमेटिशियंस, एक्टर्स और लॉयर्स एक्सेट्रा बनते हैं। इसलिए ये बुद्धि उन सब में अधिक होती है। नेक्स्ट आती है सामाजिक बुद्धि, अर्थात सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस से तात्पर्य होता है व्यक्ति को समझने या उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता कैसी है। यानी कि डेली लाइफ में जब पर्सन इन सोशल सिचुएशंस में या सोशल एनवायरनमेंट में बाहर निकलता है तो यह बुद्धि सबसे अधिक रोल प्ले करती है। वैसे तो हम देखते हैं कि जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और अच्छे से एक दूसरे से ट्रीट करते हैं, परंतु इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो होते हैं वो अन्य व्यक्तियों के साथ कहीं पर भी मिले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आस पड़ोस में ही केवल मिले, कहीं दूर भी मिले तो बहुत जल्दी शीघ्रता और सुगमता से समायोजन कर लेते हैं। जबकि सामाजिक बुद्धि अगर उनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें संबंध बनाने में या उसको बनाए रखने में कठिनाई होती है। Appropriate adjustment in social circumstances is the index of social intelligence. Social intelligence is that when a person is able to adjust and is able to deal effectively या efficiently with their social and cultural environment. अर्थात सामाजिक बुद्धि व्यक्ति में सामाजिक कौशल विकसित करती है और उसे व्यवहार कुशल बनाती है, चार लोगों के सामने उठने बैठने योग्य बनाती है। व्यक्ति एकाकीपन में तो रह नहीं सकता है, इसलिए उसे किसी न किसी की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति दो होते हैं, फिर चार होते हैं, तो एक समूह का निर्माण करते हैं, धीरे धीरे समूह से समुदाय का, फिर समाज का निर्माण होता है। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहता है तो एक दूसरे की या समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इन्हीं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करने को, यानी कि सामाजिक मानदंडों के अकॉर्डिंग व्यवहार करने को, तो इसी सिचुएशन में हैंडल करने को, इसी सिचुएशन के साथ डील करने को, इसी सिचुएशन के साथ सामंजस्य स्थापित करने को ही सामाजिक बुद्धि कहते हैं। व्यक्ति कई लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है और समाज में वह सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। जब सम्मान और प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है तो उन्हें मतलब अच्छा फील होता है। दे मिक्स विद पीपल फ्रीली, एबल टू handle people well, have the ability to make friends easily and develop desirable social relation. यानी कि जिनमें ये बुद्धि होती है वे बहुत अच्छे से फ्रीली एक दूसरे से जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं
उनको फ्रेंड्स बनाने की योग्यता होती है और सोशल रिलेशंस बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं। और इस तरह की बुद्धि जिसमें होती है वे एक कुशल नेता बनते हैं, सोशल रिफॉर्मर बनते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, पूरे समाज का, फिर शहर का, फिर देश का कल्याण करने की इनके अंदर भावना होती है। तो आज हमने देखा कि दीज आर द सम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, सोशल और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह से गैरेट महोदय ने भी इंटेलिजेंस के टाइप्स 3 टाइप्स बताए। उन्होंने खाली जो थॉर्नडाइक ने मैकेनिकल और मोटर इंटेलिजेंस बताई उसको मूर्त बुद्धि का नाम देकर पुकारा, और उन्होंने भी यही 3 टाइप्स बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नाउ वी मूव ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। Intelligence is an innate ability or acquired ability? This is an important question. बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है या अर्जित है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कभी भी इसमें एक नहीं हो पाए, उनमें हमेशा मतभेद रहे। Human beings are more superior to other living beings in many aspects. जो मानव होता है वो बहुत से पहलुओं में दूसरे लिविंग बीइंग या दूसरे क्रिएचर, दूसरे प्राणियों से सुपीरियर होता है, उसे एक बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। तो उसकी बुद्धि को जो निर्धारित करने वाला तत्व है वो हेरिडिटी है कि एनवायरमेंट है, यानी कि बुद्धि वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, वातावरण से। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बुद्धि जो है वो मुख्य रूप से वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, और जो वातावरण है वो इसमें केवल गौण भूमिका निभाता है, यानी कि उसका सेकेंडरी रोल होता है। बट इसके विपरीत दूसरे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बुद्धि का निर्धारण मुख्य रूप से वातावरण के द्वारा होता है और वंशानुक्रम का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है। In 1940, a psychologist Newman concluded that variations in IQ of individual are determined about 68% by heredity और 32% by environment. न्यूमैन ने कहा कि जो ये IQ का वेरिएशन होता है, यानी कि जो लोगों के जो बौद्धिक स्तर में जो एक वेरिएशन पाया जाता है, तो ये 68% उसमें उसका रोल हेरिडिटी का होता है और 32% एनवायरनमेंट का होता है। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका कि बुद्धि जन्मजात क्षमता है, तो जो जन्मजात तो मिलती है बुद्धि बच्चों को, लेकिन उसको जो वातावरण के संपर्क में आकर उसको बहुत से तरीके से, प्रशिक्षण से, शिक्षा से, अभ्यास से, उसको हम बहुत से तरीकों से उसके अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, निखार ला सकते हैं। Thus, an individual is a product of heredity and environmental factors, and this type of argument or disagreement is called nature-nurture controversy in the psychological term of intelligence. यानी कि जो ये मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा, इस मतभेद को प्रकृति पोषण विवाद कहा गया साइकोलॉजिकल टर्म में। नाउ वी सी द रोल ऑफ हेरिडिटी, हाउ इट अफेक्ट्स द इंटेलिजेंस, यानी कि वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, कैसे इसको प्रभावित करती है। साइंटिफिकली हम देखें तो वंशानुक्रम जो है एक जैविकी तथ्य है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, जो कि जेनेटिक्स की थ्योरीज पर बेस्ड होता है। जो प्राणी शास्त्रीय नियम होते हैं, जो साइंटिफिकली नियम है, उसमें माना जाता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होती है उसमें उनके कुछ गुण ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को ही प्राणीशास्त्रीय विरासत कहा जाता है। तो पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए गुण, यानी कि जो फिजिकल और मेंटल लक्षण हैं, गुण हैं, इनका ही जो मिश्रित रूप है उसे ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा
पैतृकता, आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी कहा जाता है। इसके कारण समान जीव से समान जीव ही उत्पन्न होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मानव ने गाय को जन्म दे दिया या गाय ने कुत्ते को जन्म दे दिया, अर्थात गाय से गाय का जन्म होगा और मानव से मानव ही जन्म लेता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है। मोस्टली ये देखने को मिलता है कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही विद्वान होते हैं। और कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं बट उनके बच्चे थोड़े से कम बुद्धि के या सामान्य से थोड़े कम होते हैं, मूर्ख होते हैं, और जो पेरेंट्स कम इंटेलिजेंट हैं या मूर्ख हैं तो उनके बच्चे बुद्धिमान होते हैं। So an individual is a product of the genetic inheritance of his parents. Heredity provides physical body to develop with certain inherent capabilities. यानी कि जो वंशानुक्रम है या हेरिडिटी है वो कुछ ना कुछ फिजिकली जो है वो स्ट्रक्चर तो देती ही है, साथ में ही उसका रोल बुद्धि में भी है। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारकों को ज्ञात करने के लिए कुछ स्टडीज की गई, जिसमें फ्रांसिस गाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक गहन अध्ययन किया। उन्होंने महान व्यक्ति जो थे, यानी कि जो थोड़े से महान ग्रेट कहे जाएंगे, जो महान व्यक्ति थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री का, उनके फैमिली बैकग्राउंड की स्टडीज की, और उन्होंने ये रिजल्ट पाया कि जो उनमें से जो मोस्टली जो पर्सन्स थे, जो फैमिली रिलेशन सब आसपास के जिस पे उन्होंने स्टडीज की, परस्पर रक्त संबंधी थे। मीन्स ही फाउंड द रिजल्ट दैट मोस्टली ऑफ देम वर इन ब्लड रिलेशनशिप। अपने परिणाम के आधार पर उन्होंने कहा कि जो एक उच्च कोटि की बुद्धि होती है, जिस कारण से वे महान थे, वो प्रायः कुछ विशिष्ट कुल हैं, वंश हैं, उसके कारण उनमें दृष्टिगोचर होती है या दिखाई पड़ती है। अपनी एक पब्लिश बुक में भी उन्होंने बुद्धि की इस विभिन्नता का एकमात्र कारक जैविकीय वंशानुक्रम को एक और मनोवैज्ञानिक पियर्सन ने भी फैमिली हिस्ट्री पर स्टडीज की और अपने स्टडीज के आधार पर यह सिद्ध किया कि जो बुद्धिमान पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे भी एक बहुत बड़ी सीमा तक बुद्धिमान होते हैं। यानी कि अगर वे उनके पेरेंट्स बुद्धिमान हैं तो बच्चों में भी उसका एक अंश आ जाता है, यानी कि उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। जब उस समय और स्टडीज़ ज़्यादा नहीं की गई तो उस समय के मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ने, जो साइंटिस्ट गाल्टन ने जो भी अपना विचार व्यक्त किए थे, उन्हीं को तथ्यों के रूप में लिया। पर बाद में टर्मैन एंड गोडार्ड, इन साइकोलॉजिस्ट ने भी अपने बहुत से अध्ययन किए और बहुत से इंडिविजुअल्स की फैमिली बैकग्राउंड को, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया और बाद में यह रिजल्ट पाया कि बुद्धि के वंशानुक्रम होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ट्विंस पर और रियल भाई बहनों पर भी बहुत से अध्ययन किए और यही पता लगाया और अध्ययनों में यही रिजल्ट पाया कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है जो कि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वन मोर साइंटिस्ट, Arthur Jensen, found in his studies that variations in intelligence of an individual
are determined about 75 to 80% by hereditary और जेनेटिक डिफरेंसेस, यानी कि जो बुद्धि में लगभग 75 to 80% का निर्धारण होता है वे जेनेटिक डिफरेंसेस होता है, जबकि जो रेस्ट होता है 20 to 25% उसका निर्धारण एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से होता है। तो जेनसन ने यह पाया कि जेनेटिक डिफरेंसेस का रोल ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त सन 1981 में बाउचर्ड एंड मैक्यू ने एक स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि जिन व्यक्तियों में जिन पर्सन्स में जितना क्लोज जितना नज़दीकी ब्लड रिलेशन होता है तो उतनी ही उनकी समान बुद्धि लब्धि पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने ये सब टेस्ट करके पाया था। तो उन्होंने जो IQ लेवल उनका देखा तो उन्होंने कहा कि जितना क्लोज रिलेशन होगा उतनी ही समान बुद्धि भी पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 1984 और 87 में बाउचर्ड ने जो फिर स्टडीज़ की तो उन्होंने ये स्टडीज़ कुछ ट्विंस पर की, जुड़वा बच्चों पर की। उन्होंने इन बच्चों को जब जन्म हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद अलग अलग घरों में रखा, उनको सेपरेट कर दिया और आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम ईयर्स उन्होंने फिर चेक किया, बुद्धि परीक्षण करवाया, तो उन्होंने यह पाया कि जो वो जुड़वा बच्चे थे उनकी जो बुद्धि थी उसमें बुद्धि लब्धि में मतलब हाई कोरिलेशन था, उच्च सहसंबंध था। तो हम देखते हैं कि हेरिडिटी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस, कि एक इंडिविजुअल क्या होता है वो जेनेटिक डिफरेंसेस का या जेनेटिक इनहेरिटेंस का अपने पेरेंट्स की उसका प्रोडक्ट होता है, उनमें माता पिता के वे गुण पाए जाते हैं। और कई बार माता पिता के यदि गुण नहीं भी होते हैं तो उनके और जो पूर्वज होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह उनके भी गुण उसमें पाए जाते हैं। So guys, today we discussed the topic types of intelligence and factors affecting intelligence, in which we discussed the role of heredity in intelligence, and tomorrow we will continue this topic and discuss the role of environment in intelligence, how environment affects intelligence of an individual. Okay, thank you all. Have a great day. Goodbye.